हेलो स्टूडेंट्स। 15 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 15 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल से जो भी न्यूज बन रही होगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तो आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कुछ राष्ट्रीय समाचार, जिसमें हम राज्य बेसिकली केंद्र स्तर पर जो इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स हो रही हैं या कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है या यूनियन कैबिनेट से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है तो वो डिस्कस करेंगे। थर्ड, हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाज, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव एंड स्कीम्स डिस्कस करेंगे राज्य समाचार में। बैंक और वित्त से रिलेटेड हम समाचार डिस्कस करेंगे। रक्षा यानी डिफेंस से रिलेटेड हम समाचार डिस्कस करेंगे। उसके बाद खेल समाचार, रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे हम लोग, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड कुछ न्यूज देखेंगे। रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे रीसेंट अवार्ड्स एंड रिकग्निशन यानी पुरस्कारों और मान्यताओं से रिलेटेड जो अभी न्यूज है। रीसेंट अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ द लेक्चर की आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस किए। क्लियर? ओके। तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @IITK.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो भारत प्रतिबंध तकनीक की आपूर्ति में रूस के लिए नंबर 2 पर पहुंच गया है। तो अगर मैं सब बात करूं इंडियन क्लाइम टू बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड टेक के मामले में, अगर मैं बात करूं तो भारत किस कौन से नंबर पर पहुंच गया? रशिया के लिए सेकंड नंबर पर पहुंच गया है। तो यह विकास अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इस वृद्धि में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाले निर्यात को रोकने के प्रयासों में चुनौती का पता चलता है। अवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीतिक गतिशीलता में जटिलों को या जटिलताओं को रेखांकित करती है। क्लियर? नेक्स्ट। अभी हम सबको पता है 6 से 10 अक्टूबर 2024 को मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू, उन्होंने भारत की यात्रा की है। तो यहीं से रिलेटेड भारत और मालदीव ने कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन किया है, कुछ द्विपक्षीय संवाद हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा का अवलोकन, और कब से कब तक वो भारत में पहुंचे? 6 से 10 अक्टूबर तक, जहां उन्होंने बेसिकली राष्ट्रपति के रूप में पहली आधिकारिक यात्रा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहम्मद जुई ने 7 अक्टूबर 2024 को द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा के लिए मुलाकात की। भारत सरकार ने मालदीव्स कोस्ट गार्ड जहाज हुरावी, जो 2006 में भारत मालदीव्स को उपहार दिया गया था, की मरम्मत और पुनः सुसज्जित करने की योजना भी बनाई है। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट क्या निकला है? हुरावी। देखो यहाँ पे ये हुरावी न्यूज में है। हुरावी क्या है? MCGS है, बेसिकली मालदीव कोस्ट गार्ड जहाज है, जो भारत ने 2006 में किसको सौंपा था? मालदीव्स को सौंपा था। तो अब इस एग्रीमेंट में ये भी साइन किया गया है कि अब भारत उस बेसिकली कोस्ट गार्ड जहाज की मरम्मत कराएगा। नेक्स्ट ये है भारत यात्रा, और भारत और मालदीव के बीच बेसिकली ये जो यात्रा हुई है ये इन दोनों के बीच के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लर्निंग से लीडिंग तक, PM मोदी जी ने इंटर्नशिप योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य क्या है? अगले आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने हैं। तो 3 अक्टूबर की बात है। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लर्निंग से लीडिंग तक इंटर्नशिप, PM इंटर्नशिप योजना का अनावरण किया है, जिसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवक व्यक्ति को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह योजना प्रतिभागियों को विविध व्यावसायिक वातावरण में डूबने और विभिन्न व्यवसायों का अन्वेषण करने की अनुमति देती है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल उम्मीदवार पंजीकरण के लिए 12 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे लाइव हो गया है। क्लियर? तो याद रखना लर्निंग से लीडिंग तक क्या स्कीम्स है, इसके अंदर क्या टारगेट रखा गया है। तो ये PM इंटर्नशिप योजना है, जिसमें अगले आने वाले 5 सालों में बेसिकली 1 करोड़ युवाओं को मूल्यवान इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी है। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेशनल न्यूज है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि भारत ने 2024 में ट्रोकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पूर्णतः खत्म कर दिया है। तो ट्रोकोमा का उन्मूलन हुआ है अभी। तो उसी से रिलेटेड क्या है, ये खबर है, और ये कहाँ से डिक्लेरेशन दिया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से। तो यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित WHO दक्षिण पूर्व एशिया के 77वें क्षेत्रीय सम्मेलन में प्राप्त हुआ। तो देखो यहाँ से एक और न्यूज बन गई। अगर आपसे पूछे दक्षिण बेसिकली WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 77वें सम्मेलन कहाँ पर कंडक्ट किया गया है, तो नई दिल्ली में। या नई दिल्ली में जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का मीटिंग कंडक्ट की गई है, क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है, वो कौन से नंबर का है? तो कौन से नंबर का सम्मेलन हुआ है? 77वां। तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नेपाल म्यांमार के बाद तीसरा देश है जिसने इस पत्थर मील के पत्थर को हासिल किया है। ट्रोकोमा एक नेत्र रोग है जो बैक्टीरिया क्लेमाइडी ट्रैकोमैटिस के संक्रमण के कारण होता है। आरबी भारत WHO के थ्रू इसे भारत से क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है भारत में कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 5.85% बढ़ा है। तो अभी कोयला मंत्रालय ने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि भारत ने कोयले उत्पादन में वृद्धि की है और 2024-25 में ये कितना बढ़ा है, 5.85% बढ़ा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये 68.94 मीट्रिक टन हासिल किया गया, जो सितंबर 2023 से 2.49 की वृद्धि गए करता है बेसिक। तो सितंबर 2024 तक संचयी कोयला उत्पाद 453.01 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इसकी अवधि की तुलना में 5.85% की वृद्धि है। सितंबर 2024 में कोयले की आपूर्ति भी बढ़कर 73.37 मीट्रिक टन हो गई, जो सितंबर 2023 की तुलना में 4.35% की वृद्धि है। 29 सितंबर 2024 तक घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कुल कोयला भंडार 33.46 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 51.07% की वृद्धि को दर्शाता है। कोयला मंत्रालय भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पाद बढ़ाने और प्रेषण को अनुकूलन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्लियर। कौशल विश्वविद्यालय। अच्छा, तो अभी क्या हुआ है, अभी हम सबको पता है रतन टाटा टाटा जी की डेथ हुई है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने उनके ऑनर में क्या किया है, जो कौशल विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र में, उनका नाम बदलकर पद्म विभूषण रतन टाटा कौशल विश्वविद्यालय कर दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पद्म विभूषण रतन टाटा कौशल विश्वविद्यालय कर दिया है। यह निर्णय दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को सम्मानित करता है, जिनका 9 अक्टूबर को निधन हो गया। टाटा को शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक कारणों में उनके योगदान के लिए सराहा गया है। उनके शरीर को राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए रखा गया, जहां उन्हें पूर्ण राज्य सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। नेक्स्ट पे हमारी तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण शुरू हुआ है, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद भारत का तीसरा राज्य बना है जिसने जाति सर्वेक्षण की क्या की है, शुरुआत की है। तो तेलंगाना ने एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की शुरुआत की है। ये तेलंगाना को आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद ऐसा सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बनाता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करना है। यह पहल सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के राज्य के प्रयासों का भी हिस्सा है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी महाराष्ट्र का दौरा किया। बेसिकली ये अभी तो महाराष्ट्र का दौरा किया था, बट कुछ वर्चुअली बेसिकली स्कीम्स भी इनॉग्रेट की हैं, और महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है।
तो 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला वर्चुअली रखी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर के उन्नयन सहित परियोजनाओं की अनुमानित लागत 7000 करोड़ रुपए है। शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक नया एकीकृत टर्मिनल भवन भी शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज के संचालन की भी घोषणा की गई है और प्रधानमंत्री ने टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट और भारत सरकार के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है कि महाराष्ट्र में क्या क्या बेसिकली प्रोग्राम्स लाए गए हैं। 7600 करोड़ रुपए की जो स्कीम से विकास परियोजना जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर क्या क्या शामिल है। डन। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट से ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत की पहली आधुनिक गौशाला जिसका नाम क्या है, लाल टिपारा गौशाला का बायो सीएनजी प्लांट के साथ उद्घाटन किया। तो देखो दो न्यूज बन गई। एक तो बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया मोदी जी के थ्रू कहां पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और उसके साथ साथ भारत की अपनी पहली आधुनिक गौशाला जिसका नाम क्या है, लाल टिपारा गौशाला, उसका भी अनावरण किया गया है। तो लाल टिपारा गौशाला में ही बायो सीएनजी प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है। तो 2 अक्टूबर को मोदी जी ने वर्चुअल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लाल पिटारा गौशाला का अनावरण किया। गौशाला जो 2 हेक्टेयर में स्थापित है में एक बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संयंत्र शामिल है जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से 32 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ग्वालियर नगर निगम ने संयंत्र के निर्माण में के लिए 5 करोड़ रुपए का भी योगदान दिया है। यह संयंत्र 100 टन गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर सकता है और साथ ही 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद भी उत्पन्न करेगा। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। एक बार देख लेते हैं क्या न्यूज बन रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन के लिए विशेष बॉब उत्सव जमा योजना की पेशकश की है। तो स्कीम तो नाम से ही समझ आएगा, बॉब की बात कर रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू ये उत्सव जमा योजना की शुरुआत की गई है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना नामक एक नई 400 दिवसीय सावधि जमा योजना की शुरुआत की है। योजना त्योहारी सीजन के दौरान विभिन्न श्रेणियों के जमाकर्ता को उच्च ब्याज दर प्रदान करती है। यह सामान्य जमाकर्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करता है और विशेष रूप से वरिष्ठ और सुपर वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करता है। यह योजना विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए एक लाभकारी निवेश विकल्प के रूप में भी डिजाइन किया गया है। तो याद रखना, बॉब उत्सव जमा योजना किसके थ्रू स्टार्ट की गई है? बैंक ऑफ बड़ौदा की। नेक्स्ट, नवी ने दूसरी बार यूपीआई रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया। तो एक फिटटेक कंपनी है जिसके सह संस्थापक है सचिन बंसल। तो अभी नवी ने क्या किया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस परिदेश में भारत की 5वीं सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र खिलाड़ी के रूप में ये उभरी है। तो सितंबर में नवी ने 120.41 मिलियन लेन देन को संसाधित किया जिनका कुल मूल्य 6549.1 करोड़ रुपए था। यह दूसरी बार है जब नावी ने यूपीआई रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया है। कंपनी की महत्वपूर्ण प्रगति इसकी डिजिटल भुगतान क्षेत्र में बेसिकली इसको इसके बढ़ावे को दर्शाती है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, सितंबर में थोक महंगाई 1.84 बढ़ी है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी क्या आया है? उछाल आया है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में बढ़कर 1.84% हो गई है जो अगस्त में कितनी थी? 1.31% थी। खाद्य पदार्थ की कीमतें विशेष रूप से सब्जियों में तेज वृद्धि के कारण यह वृद्धि हुई है। प्याज, आलू और टमाटर कीमतों में क्रमशः 78.8%, 78.1% और 74.5% की वृद्धि हुई है।
खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति अगस्त में 3.11 से बढ़कर 11.53% हो गई, जो 2 साल का सबसे उच्चतम है। तो काफी बड़ा उछाल लिया है। 3 से कितने परसेंट हुई है? अप्रोक्स 11% हुई है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस से ही है। सेबी ने डीमैट खाता म्यूचुअल फंड निवेश के लिए नामांकन नियमों में बदलाव किया है। तो जो डीमैट खाता होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट्स होते हैं, उनमें सेबी ने अभी क्या किया है? कुछ संशोधन किए हैं। तो उन्हीं संशोधन से रिलेटेड ये क्या है? न्यूज है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो सेबी की अगर मैं बात करूं तो सेबी क्या है? सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो हमारी शेयर मार्केट पे पूरी तरह से कंट्रोल रखती है। तो इसने अभी म्यूचुअल फंड और डीमैट खाता के लिए नामांकन नियमों में संशोधन किया, जिससे धारकों को 10 तक नामांकित व्यक्ति शामिल करने की अनुमति मिल गई है। परिवर्तन 30 सितंबर 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में सेबी बोर्ड की बैठक के दौरान किए गए थे। यह नए नियम नामांकित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरण, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में सेबी बोर्ड की बैठक के दौरान लिए गए, संपत्ति हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। जो नियम अभी नामांकित व्यक्ति को, जिसमें कम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। उसके अलावा मृतक नामांकित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी के पास अधिकार नहीं होंगे और नामांकित व्यक्तियों को संपत्ति के हस्ताक्षर पर लेन देन के दावे प्राथमिकता देंगे। तो 10 तक नामांकित व्यक्ति शामिल किए जा सकते हैं, तो यह अनुमति मिली है। और उसके साथ साथ जो नामांकित व्यक्ति है उसकी संपत्ति हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को, ये जो रूल्स हैं ये और ज्यादा सरल बनाते हैं और कम कागजी कार्रवाई की जिसमें आवश्यकता होती है। संयुक्त डीमैट खातों और संयुक्त रूप से रखे गए म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नामांकन वैकल्पिक होगा और नामांकित व्यक्ति को बदलने की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। तो यहाँ पर 10 रखी गई है और यहाँ पर कोई सीमा नहीं रखी गई। डन। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने आईएएफ इंडियन एयर फोर्स को Su-30 MKI विमान के लिए पहला AL-31FP एरो इंजन सौंपा है। तो पहले तो यही पूछ लेगा, AL-31FP एरो इंजन किसने बनाया है? बेसिकली HAL के थ्रू किसको सौंपा गया है? अभी इंडियन एयर फोर्स को सौंपा गया है। तो इंजन को सितंबर 2024 में हस्ताक्षरित 240 इंजन अनुबंध के तहत निर्मित किया गया था, जिसकी कीमत 26,000 करोड़ रुपए है। ये इंजन 8 वर्षों में वितरित किए जाएंगे, जो एरो इंजन निर्माण में हॉल के क्षमता को दर्शाते हैं। तो कोई इंजन डिवीजन कोरापुट में HAL द्वारा Su-30 MKI विमान के लिए कच्चे माल से अंतिम इंजन तक इंजन बनाने के लिए स्थापित किया गया है। तो याद रखना है, AL-31FP अभी किसको सौंपा गया है? इंडियन एयरफोर्स को। किसके थ्रू? HAL के। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट न्यूज है। कौशल मंत्रालय और मेटा ने स्किल इंडिया मिशन के लिए AI सहायक लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे क्या हुआ है? पार्टनरशिप हुई है। किस किस की? एक तो स्किल मिनिस्ट्री की, जो हमारा कौशल मंत्रालय है, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मेटा की, ताकि AI असिस्टेंट में स्किल इंडिया मिशन को और ज्यादा क्या किया जा सके? बढ़ावा दिया जा सके। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के लिए एक AI संचालित सहायता को बेसिकली क्या किया है? पेश किया है। किसके साथ साझेदारी करके? मेटा के साथ साझेदारी करके। संयोग से भारत भर में वर्चुअल रियलिटी और मिक्स रियलिटी में 5 उत्कृष्ट केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य भारतीय कार्यबल के डिजिटल कौशल को बढ़ाना है। AI सहायक व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करेगा और कौशल विकास में सहायता करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भारत की पहली बायोपॉलिमर सुविधा कहां पर स्टार्ट की गई है, या इसका अनावरण कहां पर किया गया है? पुणे में इसका उद्घाटन किया गया। तो डॉक्टर जितेंद्र, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पुणे में भारत की पहली बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा जेउरी में स्थित है और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2024 में
हुआ था। यह कदम भारत को जैव प्रौद्योगिकी और सतत समाधान में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। यह सुविधा बायोपॉलीमर में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने का भी लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट, शक्ति सेट मिशन। तो इंपॉर्टेंट मिशन है बेसिकली ये। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। तो शक्ति सेट की अगर मैं बात करूं, तो एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने अभी शक्ति सेट मिशन का अनावरण किया है, जिसमें 14 से 18 वर्ष की 12,000 लड़कियों को स्पेस टेक्नोलॉजी में स्किल्ड किया जाएगा या ट्रेन किया जाएगा, और ये उद्देश्य 108 देशों की लड़कियों को शिक्षित करना है। तो इस पहल का उद्देश्य 2026 में इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह प्रेक्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष की शुरुआत में एक प्रोटोटाइप प्रस्तुति दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, PSLV-37 ऊपरी चरण ने 8 वर्षों के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित पुनः प्रवेश किया है। तो बेसिकली इसरो का एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था C-37 का ऊपरी चरण 6 अक्टूबर 2024 को सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया है। यह 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करने की इसरो के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पुनः अगर मैं बात करूं, प्रवेश उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ, जिसमें अकक्षीय ऊंचाई घटकर 134 गुना 148 किलोमीटर हो गई है। पुनः प्रवेश अंतर्राष्ट्रीय मलबा शमन दिशा निर्देश के साथ संरेखित होता है, जो निम्न पृथ्वी कक्षा में निष्क्रिय वस्तुओं के मिशन के बाद जीवन काल को 25 वर्षों तक सीमित करता है। इसरो नियंत्रित डी ऑर्बिटल तकनीक के माध्यम से PSLV के ऊपरी चरण के अवशिष्ट कक्षीय जीवन काल को 5 वर्ष या उससे कम करने के लिए काम कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। मेडिस और ब्यूमोट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूं, तो मेंडिस और ब्यूमेट, दो नाम आपको याद रखने हैं सितंबर 2024 के लिए। श्रीलंका के मेंडिस और इंग्लैंड की ब्यूमोट को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरी बार यह पहचान अर्जित की। उनके निरंतरता और वैश्विक क्रिकेट मंच पर बेसिकली प्रभुत्व उनके चयन के मुख्य कारक थे। डन। नेक्स्ट स्पोर्ट से ये हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो हरमनप्रीत सिंह भारत के स्टार ड्रैगन फ्लीकर और कप्तान हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। सुरमा हॉकी क्लब ने उन्हें 78 लाख रुपए में उनकी सेवाएं प्राप्त की हैं। यह रविवार को आयोजित नीलामी के पहले दिन की सबसे ऊंची बोली थी। कुल 54 खिलाड़ी, जिनमें 18 अंतर्राष्ट्रीय सितारे शामिल हैं, नीलामी हुई क्योंकि 8 फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को मजबूत करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। नेक्स्ट स्पोर्ट से यह भारतीय ओलंपिक जिम्नास्ट दीपा कर्मक्कर, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो 31 वर्ष की आयु में दीपा कर्मक्कर एथलीट जिम्नास्ट से अब संन्यास लेंगी। दीपा ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था, और वो ऐसे करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट। उन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, वोल्ट में चौथा स्थान प्राप्त किया और ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। दीपा ने 2018 में तुर्की में आयोजित ऑस्ट्रिट जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक और जर्मनी के कोट बॉक्स में आर्टिस्टिक जिम्नास्ट वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता था। 2024 में उसने ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशिया अम, जो महिला कलात्मक जिम्नास्ट चैंपियनशिप है, उनमें बेसिकली उस वोल्ट में स्वर्ण पदक भी जीता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे न्यूज, विश्व खाद्य दिवस। तो 16 अक्टूबर को हमने विश्व खाद्य दिवस सेलिब्रेट किया। बेसिकली यह विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भूख और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है। इस वर्ष की थीम के महत्व को समझाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम विश्व खाद्य दिवस 2024 के करीब आ रहे हैं। यह दिन वैश्विक खाद्य सुरक्षा में जारी चुनौतियों को भी उजागर करता है। क्लियर। विश्व खाद्य दिवस याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व छात्र दिवस। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बेसिकली सम्मान में हम 15 अक्टूबर को छात्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर कलाम एक दूरदर्शी नेता, शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें सराहा जाता है।
डॉक्टर कलाम के जन्मदिन को चिन्हित करता है यह दिन और युवा मन को प्रेरित करने में उनकी स्थायी विरासत की भी याद दिलाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। तो 1 अक्टूबर को कॉफी आपका दैनिक अनुसंधान हमारा साझा यात्रा थीम के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस सेलिब्रेट किया। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस को पहली बार 1 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के 74 सदस्य देशों और दुनिया भर के 26 कॉफी संघों द्वारा मनाया गया था। इसका पर्पस क्या है? कॉफी उद्योग में काम करने वाले लोगों की कड़ी मेहनत को मान्यता देना, जिसमें किसान, रोस्टर, बरिस्टा और कॉफी शॉप मालिक शामिल हैं। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि लोगों को शाकाहारी भोजन का आनंद लेने और शाकाहारी जीवन शैली के लाभों को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। विश्व शाकाहारी दिवस शाकाहारी जागरूकता माह की शुरुआत का प्रतीक है, जो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलता है, जिसे हम विश्व वीगन दिवस के नाम से भी जानते हैं। 1977 में उत्तर अमेरिकी शाकाहारी समाज द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी और 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा इसे समर्थन भी दिया गया था। नेक्स्ट, 70वां वन्य जीव सप्ताह, जो 2 से 8 अक्टूबर 2024 तक चला है। तो सह अस्तित्व के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण थीम के साथ हमने 2 से 8 अक्टूबर तक जैव विविधता की सुरक्षा के बारे में जानकारी फैलाने के लिए 70वां वन्यजीव सप्ताह सेलिब्रेट किया। तो वन्यजीव सप्ताह की अवधारणा 1952 में की गई थी और पहली बार इसका आयोजन 1957 में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट, रैंकिन रिपोर्ट से है, भारत वैश्विक भू सूचकांक 2024 में 105वें स्थान पर है और गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। तो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 19वां संस्करण पास हुआ, जिसमें 127 में से भारत कौन से स्थान पर है? 105वें स्थान पर है। इसी में अगर मैं बात करूं तो 2023 से भारत ने कुछ सुधार किया है, क्योंकि 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? 111वें स्थान पर था। तो 6 स्थानों का भारत ने 27.3 के साथ स्कोर के साथ सुधार किया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान 109वें और अफगानिस्तान 116वें के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। 2024 के लिए विश्व का जीएचआई स्कोर 18.3 है, जिसे मध्यम माना जाता है। 2016 के स्कोर 18.8 से थोड़ा कम है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट से यह फॉर्चून ने 2024 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें मैरी बारा क्या रही हैं? शीर्ष पर रही हैं। तो मैरी बारा जनरल मोटर्स की सीईओ ने इस सूची पर 13वीं बार इसमें शामिल होकर उच्च स्थान हासिल किया है। क्लियर? उसके अलावा मैं बात करूं तो केरन एस लिंच सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष और सीईओ दूसरे स्थान पर रही। वहीं टीटी ग्रुप इंक की सीईओ जैन फ्रेजर और एसेंचर पीएलसी की अध्यक्ष और सीईओ जूली स्वीट का स्थान रहा। तो 6 महाद्वीप, 19 देशों, 14 विभिन्न उद्योगों से 100 प्रमुख व्यावसायिक महिलाओं की सूची जारी की गई थी। नेक्स्ट, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा। तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार भारत भर में जल संरक्षण और प्रबंधन में किए गए प्रयासों को मान्यता देते हैं। कुल 9 श्रेणियों में 38 विजेता हैं। पुरस्कारों का उद्देश्य जल उपयोग और स्थिरता में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रोत्साहित करना है। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा। नेक्स्ट, इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथन। उनको चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसे दिया गया है? एस सोमनाथन, चंद्रयान 3 के लिए। क्लियर? तो चंद्रयान 3 भारत के चंद्र मिशन की सफलता को यह पुरस्कार मान्यता देता है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। पुरस्कार समारोह मिलन इटली में हुआ, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट, जापानी एनजीओ निहो हिदानको ने 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नोबेल पुरस्कार अभी चल रहे हैं, हमने लगातार और भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में पढ़े हैं। जनरली 6 फील्ड्स में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अभी अगर हम शांति की बात करें तो जापानी एनजीओ निहोन हिदानको, जिसने क्या किया हुआ है?
हिरोशिमा और नागासाकी के हिबाकुशा का एक जमीनी आंदोलन की शुरुआत की। इसी के लिए इन्हें 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व प्राप्त करने के उनके प्रयासों और परमाणु हथियारों के उपयोग के खिलाफ उनकी गवाही को मान्यता देता है। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉन है। नोबेल शांति पुरस्कार और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के दिन 10 सितंबर को दिया जाता है और यह परंपरा 1901 से चली आ रही है। क्लियर। अपॉइंटमेंट से अगर मैं बात करूं तो दिया मिर्जा को एएलटी पर्यावरण फिल्म महोत्सव 2024 के लिए जूरी सदस्य नियुक्त किया गया है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा को ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है। बेसिकली त्योहार 22 सितंबर नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 72 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 38 भारत प्रीमियर शामिल है। फिल्म जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित है। मिर्जा ने भाग लेने पर अपना सम्मान व्यक्त किया और स्थिरता के बारे में संवाद को बढ़ाने में उत्सव की भूमिका पर भी जोर दिया। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से ये एस परमेश ने भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। एस परमेश इंडियन कोस्टल गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो अभी जो राकेश पाल डीजी थे उनकी मृत्यु के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। परमेश को सरकार द्वारा औपचारिक नियुक्ति से पहले महानिर्देश के रूप में कार्यरत किया गया था। पदभार ग्रहण करने पर उन्हें एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनकी हमने चर्चा की 15 अक्टूबर की। अब एक बार क्विक सेशन रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज में हमने दो मेजर न्यूज देखी थी। एक तो रशिया ने यानी इंडिया ने क्लाइम कर दिया नंबर 2 पर सप्लाई रशिया विद रेस्ट्रिक्ट टैक्स। सेकंड हमने देखा था मालदीव के राष्ट्रपति की भारत में यात्रा। राष्ट्रीय समाचार से अगर मैं बात करूं तो पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में चर्चा की। सेकंड हमने डब्ल्यूएचओ की घोषणा देखी, भारत को ट्रोकोमा से मुक्त बेसिकली बताया है और उसके साथ साथ भारत में कोयले का उत्पादन बढ़ा है। राज्य सरकार में हमने देखा था कि महाराष्ट्र सरकार ने स्किल यूनिवर्सिटी का नाम रतन टाटा जी के नाम पर कर दिया है और तेलंगाना जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बना है। उसके साथ साथ मोदी जी की महाराष्ट्र में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अनावरण हमने देखा और ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ साथ लाल टिपारा गौशाला का भी उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, बोब उत्सव जमा योजना जो बैंक ऑफ बड़ौदा की है उसके बारे में डिस्कस किया। नावी यानी यूपीआई रैंकिंग में 5वां स्थान करने वाली दूसरी बार ये कंपनी बनी है। उसके साथ साथ हमने एक डेटा देखा था जिसमें महंगाई की बढ़ती बेसिकली कीमतों के बारे में डेटा के बारे में डिस्कस किया गया था और सेबी के डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे। डिफेंस में हमने देखा था कि इंडियन एयरफोर्स को भी Su-30 MKI विमान मिल गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौशल मंत्रालय और मेटा का बेसिकली टाई अप देखा हमने। उसके साथ साथ भारत में पहली बायोपॉलीमर सुविधा जिसका पुणे में उद्घाटन हुआ था उसके बारे में चर्चा की और उसके साथ साथ शक्ति सेट मिशन देखा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाएगा। और उसके साथ साथ PSLV-37 ऊपरी चरण में पृथ्वी के वायुमंडल में 8 साल बाद सुरक्षित पुनः प्रवेश कर रहा है। नेक्स्ट, खेल से हमने कुछ समाचार देखे जिसमें हमने देखा मेंडिस और ब्यूमेट ने सितंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। हरमनप्रीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बने। भारतीय ओलंपिक जिम्नास्ट दीपा कर्मकर ने संन्यास की डिक्लेरेशन कर दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में हमने विश्व खाद्य दिवस देखा, विश्व छात्र दिवस देखा, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस जो 1 अक्टूबर को बनाया और 70वां वन्य जीव सप्ताह तो 2 से 8 अक्टूबर तक चला है। क्लियर। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट से हमने देखा जिसमें हमने देखा हंगर इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान क्या रहा है, 105वां स्थान रहा है। उसके साथ साथ फॉर्चून की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के बारे में भी हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट न्यूज देखी जिसमें 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार और वर्ल्ड स्पेस अवार्ड एस सोमनाथन को दिया गया है। नेक्स्ट, जापानी एनजीओ है निहो हिदायनको जिन्होंने 2024 के लिए नोबेल शांति का नोबेल प्राइज जीता है। नियुक्तियों से अगर मैं बात करूं तो दो हमने देखे, एक तो तटरक्षक बल के महानिर्देशक एस परमेश,
लेकिन हमने देखा कि दिया मिर्जा को एएलटी पर्यावरण फिल्म महोत्सव 2024 के लिए जूरी सदस्य नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।